नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने टनकपुर के देहरादून के लिए प्रारंभ की गई रोडवेज बस सेवा की नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान बता दें कि मुख्यमंत्री अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर पहुंचे, जहां पर आयोजित किए जा रहे द्वितीय पुस्तक मेले का विधि विधान से शुभारंभ किया। बता दें कि चंपावत की तस्वीरें हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक मेले का भी विधि विधान के साथ शुभारंभ किया। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता के सुझाव आमंत्रित किए। वहीं कांग्रेस ने बता दें कि सरकार द्वारा जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी सी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बता दें कि धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस क्रम में वित्त विभाग ने जनता से सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा। वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खानापूर्ति बताया है। देखिए, बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई, कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए, यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज आई नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विपक्षी सांसदों के निलंबन और उत्पीड़न से नाराज होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हातिब कड़कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक दिया और बता दें कि कांग्रेसियों के पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। मोदी सरकार हिटलर शाही और तानाशाही की सरकार है। देश खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और सत्ता पक्ष के सवाल करेंगे। बचाने का दिन है ये, और जिस तरीके से जिस सांसद के पास से अंदर हमला हुआ उसका तो निलंबन नहीं हो रहा, लेकिन जन सरोकारों को उठाने वाले, जनता के मुद्दों को उठाने वाले सांसदों का निलंबन तुरंत कर दिया जा रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि लोकतंत्र खतरे में है।
हमने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिरते हुए देखा है और अब सांसदों का निलंबन देख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मुखर मोदी के और सरकार के खिलाफ होता है उसको किसी ना किसी बहाने या तो निलंबित किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है। संजय सिंह और कई लोग ऐसे उदाहरण इस सदन में हैं जिनका निलंबन या उनकी गिरफ्तारियां की गई। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो रहे रेट माइनर्स के सम्मान को पचा नहीं पा रही है और अफवाह फैला रही है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस का रुख पहले से ही नकारात्मक रहा और जब रेस्क्यू चल रहा था तो कांग्रेस परिजनों को ढांढस बंधाने की बजाय आपदा के कारणों की जांच की बात करती रही। तब भी वो रेस्क्यू को लेकर तमाम तरह की आकांक्षाएं और दुष्प्रचार करती रही। बता दें कि कांग्रेस रेट माइनर्स को लेकर अफवाह फैला रही है। मनवीर सिंह चौहान ने ये निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत अफवाह फैला रही है, रेट माइनर्स को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। बता दें कि मनवीर सिंह चौहान ने ये निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार रेट माइनर्स को लेकर अफवाह फैला रही है। बता दें कि सिलक्यारा टनल में लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान रेट माइनर्स को लेकर कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। 1989 में डालनवाला क्षेत्रांतर्गत के भूमि मेहर सिंह द्वारा खरीदी गई थी और तथा 1882 में मेहर सिंह के गुमशुदा हो जाने के बाद अप्रैल 2022 में अभियुक्त निरंकार व अभियुक्त संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर कूट चरित्र दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से मेहर सिंह के नाम से अपने नाम रजिस्ट्री करवाई और उसकी भूमि की अभियुक्त जसपाल सिंह ने जून 2022 में अपने पुत्र विशाल धीमान को फर्जी तरीके से उपहार पत्र कर दिया और जिस पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिकायत पंजीकृत की गई, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी को मोदीनगर से गिरफ्तार किया और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सुधीर विडलास पर देहरादून में राजपुर क्षेत्र में बेशकीमती जमीनों की जालसाजी कर दूसरे बिजनेसमैन को बेचने का आरोप है। इसके लिए सुधीर विडलास को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी और फ्रॉड करने के आरोप में उद्योगपति सुधीर को सीबीआई ने उनके 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं बता दें कि सुधीर पर राजपुर क्षेत्र में बेशकीमती जमीनों की धोखाधड़ी कर एक अन्य कारोबारी को बेचने का आरोप लगा है और साल 2023 में सरकार की संपत्ति पर सीबीआई ने सुधीर समेत 20 लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए थे। आगामी 24 दिसंबर को प्रदेश में सामाजिक संगठन भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले धामी सरकार ने मूल निवास को लेकर शासनादेश जारी किया। वहीं बता दें कि उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जब सामाजिक संगठनों और जन सरोकारों और मूल निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी और बड़ा आंदोलन करने की बात कही, तब जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को निर्देश दिए। नहीं, अफवाह का सवाल ही नहीं है। अफवाह तो तभी उड़ती है जहां आग होगी वहां धुआं उठेगा ना। कोई न कोई गलती तो सरकार ने की है, इसलिए ये काम हुआ है। नहीं तो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहे थे? फिर किसने रोके? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है।
वह लोग हैं कहाँ और क्यों सरकार के इसी सरकार में हुआ है सब। ये 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को। मूल निवास प्रमाण पत्र में रोक लगाना निश्चित रूप से उत्तराखंड के मूल निवासियों की भावनाओं में कुठाराघात करने का निर्णय है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं चुस्त दुरुस्त हों, इसके लिए स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में जरूर एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन ये कोई हाई रिस्क नहीं है और ना ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई भी मामला फिलहाल सामने आया है। ये बात जरूर है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद प्रदेश के तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके लिए निगरानी की जा रही है और अगर कोई केस आता है तो समय पर उचित उपचार मिल सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वो सेम वायरस ही है, उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। हरिद्वार में 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक VVIPO का मोमेंट रहने वाला है और इसी को लेकर उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और हरिहर आश्रम का स्थल निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और साथ ही आने वाले VVIPO की सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी ना हो जाए, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाएगा और जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई राज्यों के राज्यपाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार ने सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर रूट भी डायवर्ट किए जाएंगे। कि यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है वो कार्यक्रम स्थल भी देखा गया और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है। चलिए सीधे चलिए चलते हैं आपको टनकपुर, जहां पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। शारदा मैया की, शारदा मैया की। द्वितीय पुस्तक मेला टनकपुर के शुभ अवसर पर समिति के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी, इंद्रेश लोनी जी, LD गौतड़ी जी, गीता चंद जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर रवि प्रजापति जी एवं आज के कार्यक्रम में पधारने वाले सभी हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री बहन दीदी हेमा जोशी जी, श्री विकास शर्मा जी, गोविंद जी, हमारे बगोली जी, भट्ट जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे रजवार जी समेत हमारे दोनों प्रतिनिधि सोनू भाई
इस क्षेत्र के सभी हमारे गणमान्य खेमानंद भट्ट जी से लेकर वर्मा जी तक, जोशी जी से लेकर, मैं एक एक का नाम लूंगा, हमारी बहन किरण देवी जी से लेकर अनेकों आए हुए सभी अतिथिगण, हमारी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे मंडी परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, हमारे कश्मीरी लाल जी गोयल, श्री दीपक चंद पाठक जी समेत सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी शिक्षकगण, मेले के स्टॉल में प्रतिभाग करने वाले अनेकों स्थानों से आए हुए सभी पुस्तकों के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे लेखकगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तक मेला आयोजन समिति ने टनकपुर में प्रतिवर्ष पुस्तक मेला की ये जो परंपरा प्रारंभ की है, वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं, उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे स्थानीय भाषा में लिखने वाले, हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, यानी कि इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान है, जिसके अंदर इन चीजों का समावेश नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इस पुस्तक मेले की थीम है, मैं देख रहा था, नशा छोड़ें पुस्तक चुनें। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए नशे को न कहना, नशे से दूर रखना और पुस्तकों को, इस प्रकार ज्ञान के भंडार को, और मैं सच कहूं तो पुस्तकें दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं, दिमाग को पोषण देने का काम करती हैं। इसलिए पुस्तकों को हाँ कहना है और जो खराब चीजें हैं उनको ना कहना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इसके तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार, समूचे सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, इतनी हानि पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशे के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति न केवल कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं और ऐसे अपराधियों का आज जिस गति से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सभ्य समाज में, ऐसे विकसित होते हुए समाज में, ऐसे आगे बढ़ते हुए भारत में कोई स्थान नहीं है। यदि हमें अपने सामाजिक ढांचे को सशक्त करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें संकल्प लेकर ये जो नशे का दानव है, नशे का जो राक्षस है, नशे की जो विकृति है, उस विकृति को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ष 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने संकल्प लिया है
और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। जितने लोग हमारे सबसे आगे बैठे हैं, हेमा जोशी जी, रोहितास अग्रवाल जी, हमारे सचिव साहब, हमारे सभी हमारे डब्बू भाई हैं, मंडी परिषद की तरफ से चला सकते हैं। उधर हमारे रामू जोशी जी बैठे हैं खटीमा से, ये देखिए सोनू जी बैठे हैं, दीपक पाठक जी हैं, सारे लोग हमारे गोरा जी समेत जो बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। हमारे खीमानंद भट्ट जी जो अभी भी अमोड़ी से मोटरसाइकिल से वहां छतरपुर तक पहुंचते हैं। एक बार इनसे ताली बजाइए। देखिए, इन्होंने जीवन में संयम, नियम, आचार व्यवहार को अपनाया, इसलिए आज इतनी आयु होने के बाद आज स्वस्थ नौजवानों से ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। ये कहीं न कहीं जीवन में जो खराब चीजें हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहां बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। कई बार मजाक मजाक में हम कहते हैं कि नहीं चलिए थोड़ा कर लो, थोड़ा ले लो, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब नशे की लत हमको पकड़ लेती है। और वो नशे की लत इतनी खराब होती है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के जाने के बाद अगर वो उस लत में पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लोगों के लिए भी। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को कहीं ऊपर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं किसी योग्य स्थान पर हमारा घर का बेटा है बेटी पहुंचे, वो वहां तो नहीं पहुंचता है। नशे की लत के कारण से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास का परिवेश सारा का सारा समाप्त हो जाता है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक के बाद मुझे अभी तुरंत देहरादून में एनकोर्ट की बैठक में भाग लेना है। वो भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोर्ट की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में किस प्रकार उस समय के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, अपने जीवन को लगाया था, अपने को खपाया था, तब जाकर हमको ये आजादी मिली थी। बहुत सारे ऐसे बेनाम जिनके नाम नहीं आ पाए, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उन सबको भी नई पीढ़ी के सामने लाने का काम, नए भारत के सामने लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था और नई पीढ़ी के समक्ष उनको प्रस्तुत करने का हेतु ये था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी महापुरुषों के बारे में ठीक प्रकार से उनको पता लग सके, ठीक प्रकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।